स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 52 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर। दर्पण सिविल सर्विसेज द्वारा 75 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही निःशुल्क है, जिसका आज डे 52 है और इसके मेंस क्वेश्चन दिए गए थे, है ना। तो इसके मेंस के जो क्वेश्चन है, एमपीपीएससी मेंस के क्वेश्चन सुबह दिए जाते हैं और शाम को इसका रिटर्न आंसर प्रदान किया जाता है, मॉडल आंसर, है ना। तो ये हमारे हैं क्वेश्चंस। तो पहले हम सबसे पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो 3 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए थे। जैसा कि एमपीपीएससी का पैटर्न है न्यू सिलेबस के अनुसार कि 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, है ना। उन्हें 10 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है रेटिनॉल, और दूसरा क्वेश्चन है लाइपेज एंजाइम, तीसरा क्वेश्चन है खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, और चौथा क्वेश्चन है अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। इस तरह के वन लाइनर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें वन लाइनर पूछा जाए, है ना। पांचवा है सिफिलिस, है ना। तो ये हमारे होते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 5 मार्क्स में क्या दिया गया था। 5 मार्क्स में पहला क्वेश्चन जो दिया गया था वो है मैथ्स का क्वेश्चन, है ना। तो हम इसे सॉल्व करते ही समय ही पढ़ेंगे, है ना। और जो एक मिनट, ये दूसरा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था, लैमार्कवाद पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन जो था वो था लैमार्कवाद पर टिप्पणी लिखना था, है ना। और दूसरा क्वेश्चन मैथ का था, है ना। इसे हम सॉल्व करते समय ही पढ़ लेंगे। और तीसरा क्वेश्चन भी क्या था, मैथ का क्वेश्चन था, है ना। अब हम आते हैं 11 मार्क्स में। 11 मार्क्स में एकमात्र क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें मानव मस्तिष्क की संरचना एवं उसके कार्यों को लिखते हुए सचित्र वर्णन करें, है ना। तो ये हमारा हुआ 11 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आंसर डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूं आपकी तैयारी से संबंधित, जो आपकी तैयारी में बेहद कारगर साबित हो सकती है। तो एमपीपीएससी, अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो इसे आप स्किप करना मतलब स्किप बिल्कुल ना कीजिए, है ना। क्योंकि इसमें 25 क्वेश्चन रोज प्रदान किए जाते हैं, है ना, एक निर्धारित सिलेबस से। तो 25 क्वेश्चन आप सुबह सॉल्व कीजिए और शाम को इनका डिस्कशन देखिए। शाम को इनका रिटर्न डिस्कशन, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और उसका यूट्यूब डिस्कशन भी मिल जाएगा। तो ये इसकी पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, है ना, डे 25 वाले भी, जो 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं प्री के, वो भी, और ये जो मेंस के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये भी, और इनका आंसर, सभी का आंसर क्वेश्चन, इसकी सबकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करें दर्पण सिविल सर्विसेज भोपाल, है ना। तो उसमें आप ज्वाइन कर लें। और अगर टेलीग्राम की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारा हुआ प्री का। और एक चीज़ और चल रही है, जो है इकोनॉमिक्स की क्लास। न्यू सिलेबस में इकोनॉमिक्स के कुछ सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, है ना। इकोनॉमिक्स का फिर से किया गया है, रिन्यू किए गए हैं। तो उसमें जो जो भी जोड़ा गया है ना, जिस तरह से सिलेबस है उस तरह से इकोनॉमिक्स की क्लास चलाई जा रही है यूट्यूब पर, है ना। तो आप यूट्यूब पर लेक्चर बाय लेक्चर इसे देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल पर जाएँ, उसमें 3 प्लेलिस्ट लगी होंगी। तीनों प्लेलिस्ट को आप ओपन करके देखें, है ना, और अपनी तैयारी सुनिश्चित रूप से कर सके, है ना। तो अब हम चलते हैं इसके आंसर डिस्कशन पर। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो है रेटिनॉल, है ना। तो रेटिनॉल क्या है, ये विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है ना। कभी कभी ऐसा आता है कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम बताइए, है ना, ऐसा भी आ सकता है। और नहीं तो वैज्ञानिक नाम ही दे दिया तो अब वही पूछेगा कि ये क्या है ना। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम ही ये, है ना। वसा में घुलनशील है, ये विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील होता है। इसके स्रोत है दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, है ना। विटामिन ए दूध में मिलता है, मक्खन में मिलता है, अंडा और यकृत में मिलता है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी, रात में दिखाई नहीं देता है ना। रतौंधी आंखों से संबंधित एक रोग है ना। एक उसकी कमी से ये रोग हो जाता है। तो ये हमारा हुआ रेटिनॉल, जिसे हम 3 मार्क्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन आया था लाइपेज एंजाइम, है ना। लाइपेज एंजाइम, तो लाइपेज एंजाइम को किस प्रकार से लिख सकते हैं कि अग्नाशय से निकलने वाला एक एंजाइम है। ये कौन सा एंजाइम है, अग्नाशय से जो निकलता है वह एक एंजाइम है। यह, एक मिनट, ये वसा के पाचन में सहायता करता है ना। किस लिए इसका कार्य क्या है, ये वसा के पाचन में सहायता करना इसका पाचन है। इसका उत्पाद मतलब क्या होता है, इसका उत्पाद जो वसा का पचा करके वसी अम्ल बनाता है ना। वसा का पाचन करके वसी अम्ल बनाता है, तो इसका उत्पाद क्या हो गया, वसी अम्ल हो जाता है ना। तो ये हो गया लाइपेज एंजाइम। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था, खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं।
तो खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? वह परिसंचरण तंत्र जहाँ रुधिर ऊतकों व अंगों के सीधे संपर्क में रहता है ना। जो रुधिर रहता है, जो रक्त रहता है, वो अंगों के सीधे संपर्क में रहता है। कुल मिला के ये है कि पूरी बॉडी में, पूरा जो शरीर रहेगा उसमें अंग बिल्कुल खुला रहता है और उसमें रक्त एकदम खुला रहता है। जैसे मान लीजिए ये कोई भी अंग है, मान लीजिए फेफड़ा है ना, 1 मिनट में इसका थोड़ा चित्र बना दूँ, है ना। जैसा कि मान लीजिए ये फेफड़ा है ना, सपोज दैट, और ये शरीर है। तो रक्त जो रहेगा वो रक्त वहीन जो वेंस होती है ना, आर्टरीज होती है, उसमें नहीं बहेगा, वो खुला रहेगा, सभी जगह वो फैला रहेगा, है ना, सभी जगह वो फैला रहेगा, है ना। तो ये हमारा होता है खुला परिसंचरण तंत्र, है ना। ऊतकों एवं अंगों के सीधे संपर्क में रहता है। उदाहरण आर्थ्रोपोडा, है ना। उदाहरण क्या होता है? आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं वो मोलस्का संघ के जो जंतु होते हैं, जैसे कि आर्थ्रोपोडा का मैं बताऊं कि मच्छर, है ना, वही आर्थ्रोपोडा का है। तो उसमें ही खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन मानव में कौन सा पाया जाता है? तो मानव में हमको पता है कि हाँ, उसमें बहुत सारी क्या रहती है, नलिकाएं रहती है ना, वेंस रहती है, आर्टरीज रहती है ना, धमनी शिरा रहती है, तो वो खुला नहीं होगा। वो कौन सा होगा? बंद परिसंचरण तंत्र, है ना। हमारे शरीर में जो रुधिर बहता है वो बंद नलिकाओं में बहता है ना, बंद होकर के बहता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र मानव में पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन 1905 में किसने? विलियम बेटसन ने किया। विलियम बेटसन द्वारा किया गया था, है ना। 1905 में किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेटसन द्वारा, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है सिफिलिस, है ना। सिफिलिस एक रोग है ना। तो इसमें देखते हैं, यह जीवाणुओं के द्वारा मानव में होने वाला रोग है। किसके द्वारा? जीवाणुओं के द्वारा मानव में होने वाला मानव रोग है। इसका रोग कारक कौन होता है? ट्रैकोनेमा, है ना, ट्रैकोनेमा पैलिडम, है ना, ट्रैकोनेमा पैलिडम इसका रोग कारक होता है। प्रभावित अंग जनन अंग होता है ना, प्रभावित अंग जनन अंग होता है। तो ये सिफिलिस हमारा रोग होता है ना। तो इसे हमें 3 मार्क्स में इस प्रकार से डिफाइन कर देना है ना। तो ये हमारे हुए 3 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसे हम जब एग्जाम में लिखेंगे, है ना, जब हमारे एग्जाम में आएगा तो हम इसी प्रकार से ही लिखेंगे, ताकि हमको 3 में से 3 मिल सके, है ना। हो सकता है कि वो 2.5 नंबर भी कहीं कहीं दें, है ना। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हम 3 में से 3 की पूरी कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो पहले मैं बता दूं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहते हैं, है ना, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं उन्हें 50 शब्दों में लिखना होता है ना, 50 शब्दों में लिखना होता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आया था, लैमार्कवाद पर टिप्पणी लिखिए। लैमार्क ने 1809 में अपनी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक, है ना, फिलोसफी जूलॉजिक उनकी पुस्तक थी, में उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत प्रस्तुत किया, है ना। उपार्जित लक्षण जो होते हैं, जो एकाएक उत्पन्न हो जाते हैं, उनकी वंशानुगति चलती रहती है ना, वो एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर होते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। तो उसका सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया था, है ना। इसकी अवधारणा क्या थी? तो लैमार्क ने कहा, जीवों के शरीर एक मिनट तथा, है ना, जीवों के शरीर तथा अंगों के आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो जीवों का शरीर है और उसके अंग है, उनमें वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। वो वृद्धि किस प्रकार से होती है? कि जिस चीज़ का यूज़ हम ज़्यादा करेंगे, है ना, जैसे हाथ का यूज़, एक मिनट, हाथ का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं वो, क्योंकि वो अपवाद में आता है इस नियम के अनुसार, है ना। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, हाँ, जिराफ की गर्दन, है ना, जिराफ अपनी गर्दन का उपयोग ज़्यादा करता था, है ना, क्योंकि उसको पेड़ों पे लगी पत्तियां खानी होती थी, इस वजह से उसकी गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई है। तो ये उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत ये होता है ना, कि शरीर तथा अंगों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है, वातावरणीय परिवर्तनों से शारीरिक संरचना परिवर्तन होता है ना। जैसा वातावरण में जैसी परिवर्तन होगा, है ना, उससे शारीरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है ना। और तीसरा क्या है? जंतु जिन अंगों का उपयोग अधिक करते हैं वे अधिक विकसित हो जाते हैं, तथा जिन अंगों का प्रयोग कम करते हैं वे विलुप्त हो जाते हैं। उदाहरण जैसे जिराफ की लंबी गर्दन, है, जिराफ अपनी गर्दन का उपयोग ज़्यादा करता है, इसलिए उसकी गर्दन लंबी हो गई है ना। और जैसे कि मनुष्य जो है वो बंदर प्रजाति का है ना, पहले वो जो उसके आदि मानव थे वो बंदर प्रजाति के थे, है ना, उसमें पूंछ पाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो मनुष्य था वो खड़ा होने लगा, है ना, खड़ा नहीं होने लगा, बैठने लगा, है ना, बैठने लगा, तो उसकी पूंछ जो है वो विलुप्त हो गई, क्योंकि उसका कोई भी उपयोग अब नहीं रह गया, है ना। तो इस प्रकार से वो क्या है ना, उसकी पूंछ भी विलुप्त हो गई। ऐसे बहुत सारे विलुप्त होने के और उसकी
विकास होने के बहुत सारे अंग हैं, है ना। तो ये हमारा होता है लैमार्कवाद। तो लैमार्कवाद पर टिप्पणी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी छात्र, जो मैथ का क्वेश्चन था, किसी छात्र को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। क्या बोला जाता है उससे? 12 से गुणा कर दो कोई भी संख्या। मान लीजिए वो संख्या x है ना, कि 12 से गुणा कर दो अब तुम। लेकिन उसने क्या किया, उसने 12 को नहीं 21 से गुणा कर दिया, उसने चेंज कर दिया, है ना। जो उसके सही उत्तर से 63 अधिक था। अगर वह संख्या का जो संख्या सर ने बोली है उसको, है ना, जिसने भी बोली है, तो उस संख्या का अगर गुणा वो 21 से कर देता है, क्या बोलता है, 1 मिनट, हाँ, तो उसने क्या किया, उसने 21 से गुणा कर दिया, है ना, किसी भी संख्या को। तो हम इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? 63 अधिक है, सही संख्या हमको बताना है ना। तो माना कि सही संख्या क्या है, x है, x थी, उसने x को 12 से गुणा करना था, 12 से गुणा करना था, लेकिन उसने 21 से गुणा कर दिया। तो जब x का गुणा 21 से करते हैं, मतलब 21x करते हैं, तो 12 से गुणा करने में जो आंसर आता था उससे 63 अधिक था, है ना। तो ये हमने समीकरण बना लिया। बस यही समीकरण अगर बन गया तो पूरा ये सॉल्व हो जाता है ना। तो ये समीकरण बन गया। अब फिर 12 को इधर साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 9x आया, 63, है ना, 9 नीचे चला गया और ये x = 7 आ गया। तो वह संख्या कौन सी थी? 63 थी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ये मैथ का क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वही मैथ का था, है ना, कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसकी मासिक खर्च जो है 19,360 है, तो उसकी मासिक आय कितनी है ना। तो माना कि मासिक आय कितनी है? x रुपये है। माना कि उसकी मासिक आय कितनी है? x रुपये है ना, हमने इतना मान लिया। मासिक बचत कितनी है? मासिक आय का 12% वो बचत करता है ना। तो अभी सी बात है कि 12% बचत करता है, तो 100 में से अगर 12 घटा देंगे तो 88% वो खर्च कर देता होगा, है ना। उसकी मासिक आय जो खर्च होगा वो 88% खर्च कर देता होगा ना। जो उसकी मासिक आय होगी, मान लीजिए 100% है ना, तो 12% वो बचा रहा है, तो इसका मतलब 88% वो खर्च कर दे रहा है ना। तो हमने एक कॉमन सेंस से लगा लिया कि 88% वो खर्च कर दे रहा है ना। तो x का 88% कितना है? 19,360, है ना। मतलब जो हमें दिया गया है कि उसका जितना खर्च करता है, जितना उसका खर्च है, तो 19,360 है ना। तो अब इसे हम ये हमारा बन गया, ये हमारा समीकरण बन गया। बस हम इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो x का 88% बराबर 19,360, और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 22,000 रुपये, है ना। तो 22,000, उसकी आय कितनी थी? 22,000 रुपये थी, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम चलते हैं, जो 11 मार्क्स का क्वेश्चन था, है ना। मानव मस्तिष्क की संरचना एवं उसके कार्यों को लिखते हुए सचित्र वर्णन करें, है ना। तो मानव मस्तिष्क का हमें क्या लिखना था? उसके कार्यों को लिखते हुए सचित्र वर्णन करना था। संरचना लिखना है, संरचना बताना है, कार्यों को लिखना है, सचित्र वर्णन करना है ना। तो हम चलते हैं मानव मस्तिष्क। पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं 11 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि 11 मार्क्स का क्वेश्चन जब भी हम लिखते हैं तो हम पहले उसमें लिखते हैं इंट्रो, है ना। इंट्रो लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं और कंक्लूजन लिखते हैं, है ना। तो इंट्रो लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, है ना। यही आदर्श उत्तर लेखन का एक फॉर्मेट होता है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन के आंसर डिस्कशन में, है ना। मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, जो खोपड़ी के कपाल में बंद रहता है। एक मजबूत खोपड़ी में बंद रहता है उसके कपाल में, है ना। तो मानव का सबसे महत्वपूर्ण एवं जटिल अंग है। मानव का सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय करता है, और जटिल अंग है ना। तो ये हमने लिख दिया इसका इंट्रोडक्शन, है ना। अब हम इसकी संरचना बताएंगे, जो हमें सचित्र वर्णन करना है। तो पहले हमने चित्र बना दिया, है ना। तो चित्र आप देखेंगे कि चित्र जैसा ही ये बना है ना। तो ये हमारा होता है प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, है ना। आगे जो समझाए गए हैं, प्रमस्तिष्क कपाल या खोपड़ी जिसमें बंद रहता है, मध्य मस्तिष्क, है ना, अनुमस्तिष्क मेरुरज्जु फिर उससे निकल जाती है ना। ये होता है पॉन्स मेडुला, है ना। पॉन्स और मेडुला पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं, है ना। पीयूष ग्रंथि जो हमारे मास्टर ऑफ ग्लैंड कहलाती है ना, मास्टर ग्लैंड कहलाती है, वो भी यहीं पाई जाती है। हाइपोथैलेमस, है ना, और थैलेमस। तो ये हमारी हो गई जो मस्तिष्क है उसके भाग हो गए, है ना। अब हम आगे चलते हैं, जो जिसका हमने वर्णन किया हुआ है ना। तो हमें बता देना है कि चित्र जो है मानव मस्तिष्क का है ना। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, है ना, पहला होता है क्या? अग्र मस्तिष्क। इसका निर्माण किससे होता है? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से इसका निर्माण होता है ना।
इसका कार्य क्या है? इसका क्या कार्य है? ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य है ना। सोचने जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं ना, चेतना और सोचने विचारने का जो भी कार्य करते हैं वो प्रमस्तिष्क से करते हैं, मतलब कि अग्र मस्तिष्क से करते हैं। जो अग्र मस्तिष्क में एक भाग होता है उससे, है ना। संवेदी एवं प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है ना। भूख, प्यास, निद्रा, थकान आदि आदि का, है ना, आदि को ये अनुभव करता है। अभिव्यक्ति का ज्ञान कराता है ना। तो ये सबके ये कार्य है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम इधर ही हो रहा है ना। सोचने विचारने का, संवेदना ग्रहण करने का, संवेदनाएं प्रकट करने का, है ना, अभिव्यक्ति का ज्ञान, भूख, प्यास, निद्रा, थकान, इन सब का जो फीलिंग होती है वो यही कराता है ना। दूसरी होता है मध्य मस्तिष्क। ये देखने, सुनने एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हाँ, देखेंगे, है ना, जैसे हम देखते हैं तो हमारे आंखों में उसका उल्टी इमेज बनती है, लेकिन हमारा माइंड जो है उसको सीधा अनुभव करता है। तो ये हमारा मस्तिष्क उसको संकेत देता है कि इसको आप सीधा करो, है ना। तो सुनने एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है ना। और तीसरा क्या होता है? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का निर्माण किससे होता है? सेरिब्रेम, है ना, सेरिबेलम और सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लिंगेटा, है ना। मेडुला ऑब्लिंगेटा जो होता है मस्तिष्क का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ना, मतलब वो बिल्कुल नीचे होता है, जैसे मस्तिष्क है ना, ये मस्तिष्क है तो इसके यहाँ पास होगा मेडुला ऑब्लिंगेटा, है ना। इसका कार्य क्या होता है? गति नियंत्रण, है ना। गति नियंत्रण होता है, समन्वय होता है, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियमन करना होता है ना। सेरिब्रम का काम होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा होता है ना। अनैच्छिक क्रिया जैसे कि हमारी हृदय की धड़कन, है ना, हम अपनी इच्छा से तो वो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से तो हार्ट मतलब कि जो हृदय है वो नहीं धड़क रहा है हमारी इच्छा से, है ना। तो अनैच्छिक क्रिया होती है ना। तो अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा से होता है। इस प्रकार मस्तिष्क शरीर में सभी क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करने वाला केंद्रीय अंग है ना। तो इस प्रकार से हमने कंक्लूजन लिख दिया और ये हमारा पूरा होता है 11 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसे इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए और इसे 11 मार्क्स में से अच्छे नंबर मिल सकते हैं ना। अभी हम बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितने नंबर देंगे, क्योंकि 11 मार्क्स का कभी पहले क्वेश्चन नहीं दिया गया है और उसमें मार्किंग नहीं की गई है, इसलिए हम नहीं सोच सकते कि वो कितना देंगे एवरेज, है ना। लेकिन जितने ही हम नंबर मिलेंगे ये सबसे अच्छे होंगे, है ना। तो हमारा होता है आज का डे 52 डेली मीन्स क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करिए, है ना, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको इस सेशन में, है ना, तो आप उसमें हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके इसे बताएं, जिसका आपका डाउट का समाधान किया जाएगा, है ना। और इस प्रकार के पहले भी वीडियो आ चुके हैं, जैसे डे 51 का आ चुका है, डे 50 का आ चुका है ना। आप चैनल पे जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं, इनका सारा डिस्कशन देख सकते हैं, है ना। और अगर इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर मिलते हैं डे 53 डेली मीन्स आंसर डिस्कशन के साथ।